नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि 26 से 27 जून में वीडियो की पुनर्परीक्षा होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो की परीक्षा के लिए यूपी स्पेशल का कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम कंप्लीट यूपी स्पेशल को कराएंगे। और यूपी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हमने आपकी हिस्ट्री को शुरू किया है। और हिस्ट्री में आज हमने हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हमने पहली दो क्लासों को पहली क्लास में पाषाण से सिंधु घाटी सभ्यता होते हुए वैदिक सभ्यता और सारे धर्म को कंप्लीट किया था। दूसरी हमारी जो क्लासेस थी उसमें हमने आपका मगध से लेके कन्नौज तक किन किन लोगों का शासन रहा, कौन कौन से राजवंश स्थापित हुए थे, उसको कंप्लीट किया था। आज हमारी तीसरी क्लास में दिल्ली सल्तनत से हम स्वतंत्रता प्राप्ति तक आपको लेके चलेंगे। अगर आपने इससे पहले ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखें, तभी आपको ये तीसरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं बात करता हूं कि ये जो हमारा कंटेंट है ये कहां से लिया गया है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा वाणी की पुस्तक को, जिसमें आपकी एक स्मारक है जिसको कंप्लीट अध्ययन के नाम से जाना जाता है और एक शॉर्ट यानी संक्षिप्त अध्ययन, उन दोनों का समायोजन किया है। इसमें से भी हमने कुछ टॉपिकों को छोड़ दिया है जो हमारी परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थे, और जो उपयुक्त है उनमें कुछ हमें ऐड ऑन भी करना है जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत से। चलो देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत में क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ये हमारी परीक्षा के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जो दिल्ली सल्तनत है इसकी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन सीमा लगती थी, और कई सारे काम ऐसे हुए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जैसा सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, यानी मोहम्मद गोरी के एक विश्वास पात्र गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले तो आप ये समझ लेना, यानी मोहम्मद गोरी के एक विश्वास पात्र थे जिसको मोहम्मद गोरी ने गुलाम था एक, जिसको खरीदा गया था। इसने क्या काम करा था, 1226 ईस्वी में किसकी स्थापना करी थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी सबसे पहले। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। अब इसको दिल्ली सल्तनत नाम क्यों दिया गया, दिल्ली सल्तनत? भाई दिल्ली का कोई नाम रखने का कोई कारण तो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली जो अपनी राजधानी बसाई थी वो कहां बसाई थी, लाहौर, और तत्पश्चात उसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, दिल्ली में। तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठा। इसी के बाद ही यानी इससे पहले यानी इल्तुतमिश यानी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले क्या था, बदायूं का इक्तेदार था। इक्तेदार का मतलब होता है सूबेदार, ठीक है, सूबेदार। अब सूबेदार का मतलब क्या है, यानी उस समय राज्यों को सूबे के नाम से जाना जाता था। तो अब परीक्षा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बदायूं है ये बदायूं किसका हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अब गुलाम वंश के बाद हमारा दूसरा वंश कौन सा है, आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश से कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन तुगलक वंश से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो इसमें लगती थी, लेकिन कुछ अंग जैसे संभल, कड़ा और बदायूं के जागीरदारों को सौंप दिए गए। यानी ये जो क्षेत्र थे दिल्ली के क्षेत्र को किसको सौंप दिए गए, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जागीरदार थे उनको सौंप दिए। लेकिन इनका क्या हुआ था, पूरा प्रदेश इनका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, किनका, सुल्तानों का। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने की, यानी जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। आगे बात करते हैं तुगलक वंश के सुल्तानों में फिरोज तुगलक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख नए नगर की स्थापना की। कौन कौन से, एक आपका फिरोजाबाद और एक है आपका जौनपुर। ये
कहाँ पड़ते हैं, ये आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, इसलिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो जौनपुर है, ये जौनपुर ये फिरोज तुगलक ने किसकी किसकी याद में बसाया था, जोना खां की याद में बसाया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसकी याद में, जोना खां की याद में बसाया था। अब आगे करते, और किसने बसाया था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जोना खां था, यानी MBT की याद में, इनको MBT के नाम से जाना जाता है। और किसने बसाया था, फिरोज तुगलक ने इनको बसाया था। आगे अगर बात करूं तैमूर लंग के आक्रमण, अब ये तैमूर लंग कौन है, ये एक विदेशी था जिसने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में मिल जाता है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था, तो 1398 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं, आगे है आगे है अब जैसे ही किसकी किसकी एंट्री होती है, यानी जब दिल्ली के आसपास तैमूर लंग की एंट्री हो जाती है तो उसमें क्या होता है, तुगलक वंश का जो है शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इससे पहले कुछ यानी जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश में वो उभर रहे थे, जैसे कि सबसे पहले 1394 ईस्वी में एक सरकी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अब ये सरकी साम्राज्य कहाँ था, ये जौनपुर में था, और जौनपुर कहाँ पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आगे बात करें, इसकी स्थापना जो की थी वो फिरोज तुगलक का एक क्या था, अमीर था। अमीर का मतलब होता है उनके अधीन काम करता था, जैसे ये प्रमुख अमीर था, इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, यानी मलिक सरवरदार सरवर ख्वाजा जहां के नाम से इसको जाना जाता था। अब मलिक सरवर को ही तुगलक वंश में किस नाम से जाना जाता है, यानी मलिक उस सर्क, यानी पूरब के स्वामी के नाम से इसको जाना जाता था। पूरम का स्वामी किसको, मलिक किसको जाना जाता था, मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी, यानी मलिक सरवर ख्वाजा को जाना जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जौनपुर में सरकी साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, मलिक सरवर ने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाता था, मलिक उस सर्क यानी पूरब का स्वामी के नाम से जाना जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सरकी सुल्तानों ने जौनपुर नगर को अनेक स्थापत्य कला दी, जैसे इसमें महल बनवाए, मस्जिद बनवाई, ठीक है, मकबरे बनवाए। तो इससे क्या हुआ, जौनपुर की जो संस्कृति थी उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया, इसीलिए क्या कहा जाने लगा, यानी जौनपुर को सराज हिंदुस्तान यानी पूरब का सराज के नाम से जाना जाता था। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सिराज ए हिंदुस्तान या पूरब का सिराज किसको जाना माना जाता है, तो किसको माना जाता है, जौनपुर को माना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, इन्होंने कहा है कि अब यहां पर क्या होता है, यहां पर खत्म हो गया। अब दिल्ली के सुल्तान थे एक बहलोल लोदी, इसको भी समझना आप, ये कौन है, ये लोदी वंश है, ये आपके लोदी वंश के कौन है, संस्थापक हैं बहलोल लोदी। अब इन्होंने जौनपुर में क्या किया था, इनको जौनपुर, ये जो जौनपुर था इसको इन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, और किसमें मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में इन्होंने मिला लिया। यानी जौनपुर को बसाया किसने था, यानी मलिक सरवर ने बसाया था। उसके बाद किसने ग्रहण कर लिया इसको, बहलोल लोदी ने। कब जीत लिया था, 1484 में दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया था। अब एक बात समझना, यानी जो जितने भी ये पहले थे दिल्ली सल्तनत में, ये कौन थे, तुर्की थे, एक बात समझ लेना। अब वो तो थे तुर्की, अब ये जो लोदी वंश है, ये लोदी वंश कहाँ के थे, अफगानी थे। ये बात समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है कि जो तुर्की थे वो दिल्ली सल्तनत से पहले जितने भी वंश हुए, चाहे आपका गुलाम वंश हो, चाहे आपका कौन सा, गुलाम वंश के बाद आया था आपका तुगलक वंश भी आया था, खिलजी वंश, पहले खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश, वो कौन थे, आपके तुर्की थे, और ये कौन से थे, आपके अफगानी। अब आगे बात करते हैं, एक आगरा शहर की बात आएगी, यानी प्रमुख लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। और क्या काम करा, जब आगरा शहर बसाया तो इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी थी, भाई आगरा कर दी। भाई अगर कोई अपना एक नाम से नया शहर बसा रहा है तो वो राजधानी किसको बनाएगा, उसी को बनाएगा, तो इसलिए परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिकंदर लोधी के बाद अंतिम जो शासक आता है इब्राहिम लोधी, वो गद्दी पर बैठता है, और उसी से किसका युद्ध होता है, यानी जब मुगल वंश की नींव पड़ती है तो मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, बाबर ने। और बाबर और किसके बीच में युद्ध होता है, इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। तभी क्या हो जाता है, यानी जो ये वंश है लोधी वंश, इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। और 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था इसको पानीपत के नाम से जाना जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये जो पानीपत जगह है ये कहाँ पड़ती है, ये हरियाणा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना।
अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था 1526 में, दूसरा कब हुआ था 1556 में, और तीसरा कब हुआ था 1761 में। और ये पानीपत यानी कहाँ हुए थे, हरियाणा में। थे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। अब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके द्वारा क्या क्या और अन्य कार्य किए गए, उनको एक बार देख लेते हैं हल्की नजर में क्या क्या कार्य किए। जैसे सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जौनपुर की जो स्थापना है वो किसने करी है, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। किसकी याद में करी थी, एमबीटी की याद में करी थी। एमबीटी को किस नाम से जाना जाता था, जोना खां के नाम से जाना जाता था, उनकी स्मृति में करी थी इन्होंने। ठीक है, दूसरा अभी हमने बात करी किसकी, पहले जौनपुर की स्थापना किसने करी, फिरोज शाह तुगलक। और आगरा की अभी हमने बात करी थी 1506 में, किसने, सिकंदर लोदी ने। और दिल्ली से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी थी, आगरा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो राजधानी बनी वो कहां बनी थी, लाहौर। और लाहौर से दिल्ली किसने बना दी थी, ऐबक ने। और उसके बाद यानी जो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई वो किसके द्वारा की गई, यानी इनके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। तत्पश्चात आगरा से कुछ दिन तक आगरा रहेगी, उसके पश्चात तो पुनः कहां पहुंच जाएगी, वो दिल्ली पहुंच जाएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहे हैं कि जौनपुर में जामी मस्जिद है, लेकिन ये जामी नहीं, जामा मस्जिद है। तथा लाल दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, हुसैन शाह सरकी ने। ये सरकी साम्राज्य के ही एक राजा थे, यानी हुसैन शाह सरकी, उन्होंने कराया था, इंपॉर्टेंट है। एक जौनपुर अटाला मस्जिद, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में, ये दो याद रख लेना, एक तो जामा मस्जिद भी हुसैन शाह सरकी ने बनवाई और लाल दरवाजा, जबकि अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई। और एक बदायूं में, ये इंपॉर्टेंट है, बदायूं में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ये भी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे मुगल साम्राज्य की भी एक पढ़ेंगे, जो अभी अयोध्या में बनी थी, वो भी किसने बनवाई थी, यानी किसने बनवाई थी, बाबर ने। और बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, उसके द्वारा वो बनवाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, ये आगे है आपका मुगल काल। मुगल काल में क्या है कि मोहम्मद बाबर ने 1506 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना, यानी किसकी, मुगल काल की स्थापना की थी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब ये पहले ही मुगल कालीन स्थापत्य दिखा रहे, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि कार्य क्या क्या हुए, इसमें क्या क्या कार्य हुए थे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहले इन्होंने गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, कन्नौज, अफगानों का प्रतिरोध मिलने लगे। यानी जो अफगान थे ना, इन अफगानों का विरोध होने लगा। क्या, कहां कहां, जैसे गंगा घाटी, गंगा घाटी यानी गंगा के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर क्या होने लगा, विरोध। ऐसे ही संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा क्षेत्र कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध मिलने लगे, अतः अफगानों को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 ईस्वी में किसने, बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हरा दिया था। इसको जाना जाता है घाघरा का युद्ध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घाघरा का जो युद्ध है वो कब हुआ था, 1529 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच हुआ था, महमूद लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना इनको, कि बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। तथा खानवा का युद्ध ये 1527 में राणा सांगा को हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1527 ईस्वी में खाना का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ था, 1500 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, यानी जो बाबर थे उनकी क्या हो गई थी, अब मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद कौन बना दिल्ली का सुल्तान, यानी उसका पुत्र कौन बना, हुमायूं बना। और हुमायूं का जो शासनकाल था बड़ा ही मतलब पेचीदा रहा, यानी उसके समकालीन एक बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, उनका नाम था सूरी, यानी सूरवंश के, और उनका नाम था शेर शाह सूरी। इन दोनों के कई सारे युद्ध हुए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ था, यानी हुमायूं को जंगलों में भटकना पड़ा था लगभग 15 साल। तत्पश्चात वो आए, यानी जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तब वो आए, लेकिन उसके तत्पश्चात क्या हुआ, वो एक सीढ़ी से गिरते उनकी मृत्यु हो गई। और तत्पश्चात फिर जो है उनका, यानी कुछ समय ही बाद में वो शासन कर पाए। ये भी एक मतलब उनके साथ बड़ा ही परेशानी वाला रहा था। आगे कह रहे हैं, देखो ये रहा, यानी उन्होंने सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। और शेर शाह सूरी एक अफगानी था। देखो ये बड़ी बात है, ये कि ये जो शेर शाह, और ये विद्वान भी था। इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद था। ये इंपॉर्टेंट है, जबकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वाली चीज नहीं है। आगे चलते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि शेर शाह सूरी कब तक बना रहा, 1545 तक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है
कि शेरशाह सूरी जो है वो कब तक बना रहा, 1545 में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु भी खुद अपने आप हुई थी। कहाँ हुई थी? कालिंजर पर। जब कालिंजर पर ये अभियान चल रहा था तो उसमें 1545 के दौरान तोप का गोला इन्होंने दागा और तोप का गोला कहाँ फट गया? उनके ही किले में फट गया। लेकिन उसको जीत लिया था, कालिंजर के किले को जीत लिया था हुमायूं, उसने, शेरशाह सूरी ने। तब उसके बाद सूर्यवंश के और आगे शासक आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? सूर्यवंश हल्का हो गया। लेकिन तत्पश्चात ये पुणे जो है मुगल साम्राज्य जो है स्थापित हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। आगे है उसकी मृत्यु होगी। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात मैंने आपको बताया कि पुणे क्या हुआ था, यानी हुमायूं पुणे सक्रिय हो गया। और वह 1555 ईस्वी में जब पुणे दिल्ली का शासक बन बैठा, लेकिन एक वर्ष के बाद ही मैंने आपको बताया था कि थोड़े से समय यानी 1556 में वह अपने पुस्तकालय यानी जो किसने बनवाया था, यानी इसको बाद में शेर मंडल का नाम दे दिया। शेर मंडल किसने रखा दिया? शेरशाह सूरी ने इसका नाम रख दिया था। गिरकर वह मर गया। और हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में उसका बेटा यानी पुत्र यानी अकबर दिल्ली का संरक्षक शासक के रूप में उसकी ताजपोशी की गई। कहां? वह कहां था? वह कलानौर पंजाब में। अब बात करते हैं अकबर के काल की। अकबर के काल में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। जैसे क्या क्या हुए? यानी मुगल जो अकबर था वो सारा ही उसका कार्य कहाँ माना जाता? उत्तर प्रदेश में माना जाता। इसलिए परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं अकबर को। ये कह रहे हैं कि अकबर के मुगल शासक, देखो इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। अकबर के मुगल शासक बनने के साथ ही यह भारतीय इतिहास में एक नवीन युग की शुरुआत हुई। अब नवीन युग ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति को ही बदल दिया था। इन्होंने एक तरीके से सर्व धर्म समभाव की स्थापना करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा बदलाव अपने धर्म के प्रति उनका रहा। लेकिन कोशिश ये मानी जाती है या ये दर्शाया जाता है इतिहास में कि वो सर्व धर्म संभाषी थे, यानी सब धर्मों को समान मान देते, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अपने धर्म के प्रति जो है थोड़ा बहुत झुकाव बना रहा था। यह युग शांति, स्मृति और सुदृढ़ प्रशासन का रहा था तथा इसमें जो मैंने बात करी उदारता, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का था। लेकिन इसमें क्या है, जबकि उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां के समय में ये चलती रही, ये थोड़ा सा वहां तक चलती रही, लेकिन जब शाहजहां के बाद जो उसका पुत्र आएगा औरंगजेब, वहां पर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। उसके इतिहासकारों ने उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया था? उस समय हिंदुस्तान का नाम दिया था, यानी उसको तत्कालीन उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न, जिनमें दो प्रसिद्ध जो मंत्री थे, यानी एक टोडरमल जिनका जन्म कहा हुआ था सीतापुर में, दूसरा है बीरबल यानी कालपी। कालपी को किस नाम से जाना जाता है? कानपुर के नाम से जाना जाता है, ये बात समझ लेना। उत्तर प्रदेश के थे जिसमें शाहजहां द्वारा दिल्ली को मुगलों की राजधानी बनाने से पूर्व, यानी शाहजहां ने अपनी राजधानी पुणे कहां पहुंचा दी थी? दिल्ली। लेकिन उससे पहले जो राजधानी रही थी वो कहां रही थी? आगरा ही राजधानी थी, ये बात समझ लेना। और इन्होंने क्या काम किया था? आगरा से 36 किलोमीटर दूर यानी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बसाया था? 1500 ईस्वी में एक किले का भी निर्माण किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 8 वर्षों में निर्मित हुआ था फतेहपुर सीकरी का किला। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अब बात करते हैं शाहजहां की, क्योंकि अकबर के बाद शाहजहां आ गए थे। और इनका नाम जो था, शाहजहां का नाम क्या था वर्तमान उस समय? यानी सलीम नाम था। ये भी परीक्षा में सलीम, शायद अगर आप बताइए कमेंट करके क्या नाम था, मैं पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा हूँ। अब शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी का अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के नाम की मृत्यु के बाद उन्होंने उसकी याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। जो ताजमहल है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी बात एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ है? जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल नामक मकबरे का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी के लिए। और आगरा के किले में क्या थी? यानी एक संगमरमर से बनी हुई मोती मस्जिद भी थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। तो आगरा में कितने कार्य हो गए? एक क्या था? ताजमहल था, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी शाहजहां के द्वारा। एक क्या बनाई गई थी? मोती मस्जिद भी बनवाई गई थी। अब आप कहोगे मोती मस्जिद ये कहाँ है? आगरा में। लेकिन जो जामा मस्जिद है, वो जामा मस्जिद कहाँ है? वो कहाँ पर पड़ेगी? आपकी दिल्ली में। उसको भी किसने बनाया था? यानी किसने? शाहजहां ने ही बनाया था। आगे देखते हैं। अब शाहजहां के बाद में किसके हाथ में आ गई थी सत्ता? औरंगजेब के हाथ में आ गई थी। लेकिन यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कुछ बनता नहीं है। और 1757 ईस्वी तक आते आते उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई थी। अब 5 स्वतंत्र राज्यों में हम किसको पढ़ेंगे? अवध को पढ़ेंगे, क्योंकि अवध यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले
करेगा। लेकिन एक बार क्या करते हैं, देखो बरेली में भी इसके बाद, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, जो मुगल काल में जो जो कार्य महत्वपूर्ण हुए एक बार उनको देख लेते हैं कि इनके काल में क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण हुए थे, उसको देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि संभल में जामा मस्जिद, जिसका मैंने जिक्र किया था, संभल में जामा मस्जिद, और अयोध्या में कौन सी, बाबर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बाबर में। लेकिन ये जो बाबरी मस्जिद है इसको किस नाम से जाना, किसके नाम से जाना जाता, मीर बाकी के नाम से जाना जाता है। जहां पर वर्तमान में क्या बन रहा है, एक एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर के रूप में जो है सरकार उसको प्रमोट कर रही है। दूसरा, अकबर ने क्या क्या बनाया, फतेहपुर सीकरी, जो मैंने बताया था आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर। एक दूसरा कौन सा, आगरा शहर और इलाहाबाद के किले का निर्माण भी कराया था। किसने कराया था, ये अकबर ने कराया था। उसके बाद अकबर ने और क्या क्या कराया, फतेहपुर सीकरी में एक पंचमहल, खास महल, पंचमहल का मतलब है 5 महल, एक खास महल, एक जोधाबाई महल यानी जो उनकी पत्नी थी जोधाबाई महल, एक बीरबल महल यानी बीरबल के लिए, एक जामा मस्जिद बनवाई उन्होंने। कहा, ले देखना, ये जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी वाली है वो किसने बनवाई, आगरा में, और जो दिल्ली वाली है वो किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। ये बात समझ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि जो दिल्ली वाली है वो किसने बनवाई, वो शाहजहां ने बनवाई, जबकि आगरा वाली किसने बनवाई थी, अकबर ने। उसके बाद बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया था, यानी ये बुलंद दरवाजा जब गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी तब बनवाया गया था। दूसरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, यानी जो इनके गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, उनके लिए, और इस्लाम खां का मकबरा भी इन्होंने बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी फतेहपुर सीकरी बसाया, आगरा और इलाहाबाद का किला, और बाकी ये कार्य हुए। उसके बाद आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण भी किसने करवाया, अकबर ने, इसी में आ जाता है। अब एक है आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जो हमारा ताजमहल है, ये ताजमहल की नकल मानी जाती है, जिसको किसने बनवाया था, नूरजहां ने। नूरजहां कौन है ये, यानी कौन है ये, जहांगीर की पत्नी है नूरजहां, जिन्होंने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। कहां, आगरा में। ये क्या मानी जाती है, कॉपी मानी जाती है। अब सिकंदरा में अकबर का मकबरा, यानी कहां है, आगरा के सिकंदरा में, तथा मरियम उज जवानी का मकबरे का निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिकंदरा है, सिकंदरा आगरा में एक जगह है, कि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, और मरियम उज जमानी, जहांगीर ने कराया था। आगरे के किले में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, और मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो कराया था शाहजहां ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे आगे देखते हैं, आगे यहाँ और कुछ मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फिर, यानी किसकी, अवध की बात करते हैं आगे, अवध की, ठीक है। अब देखते हैं आगे अवध के नवाब। अवध के नवाब में क्या इंपॉर्टेंट है अभी उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट देखते हैं अभी। एक मिनट, स्लाइड बैक हो गई है, जरा 1 सेकंड का समय दीजिए। ये 1 मिनट देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आगे अवध के नवाब, यानी जो अवध के नवाब थे वो कब से कब तक थे, यानी 1752 से लेकर 1756 तक थे। एक बार इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं भाई। ठीक है। अब ये जो अवध का जो क्षेत्र है मुगल साम्राज्य के एक अधीन एक सूबा था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा और बिहार का कुछ हिस्सा इसमें आ गया था। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 1722 में अवध का जो निर्माण किया था, वो जो अवध के सूबेदार थे वो सादत खान ने किया था। सादत खान को किस नाम से जाना जाता था, बुरहान उल मलिक के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात जो सफदरजंग बने, जो उसका एक प्रकार से क्या था, दामाद तथा भतीजा था, यानी पहले भतीजा था और फिर बाद में क्या बन गया था, दामाद बन गया था। इन्होंने क्या किया था, यानी किस पर, अवध पर शासन किया था, और अवध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट है। आगे कह रहे हैं कि तत्पश्चात सजाउद्दौला में आसिफउद्दौला जो है अवध के शासक बने, और आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी कहां से, यानी फैजाबाद से कहां कर दी थी, लखनऊ। क्योंकि पहले जो इनकी राजधानी थी वो, यानी अवध की जो राजधानी थी वो कहां थी, फैजाबाद थी। और लेकिन बाद में क्या काम करा था, इसको फैजाबाद से हटाकर कहां कर दिया था, लखनऊ में कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या है, 1819 ईस्वी में इस वंश के 7वें शासक से यानी सादत खान ने क्या काम करी थी, राजा की उपाधि धारण की। और बाद में क्या हुआ था, यानी जो स्वतंत्र शासक की कड़ी का जो अंतिम शासक था वो वाजिद अली शाह था। ये इंपॉर्टेंट आता है कि जो अंतिम शासक बना अवध का वो कौन था, वाजिद अली शाह था। लेकिन क्या हुआ, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम करा था, हड़प नीति के द्वारा अवध को किसमें मिला लिया था, ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अवध को 1856 में मिलाया गया था। और किसके द्वारा मिलाया गया था, यानी डलहौजी के द्वारा मिलाया गया था। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 1856 में जो यानी अवध को किसमें मिला लिया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहां से कह सकते हैं कि मध्यकालीन जो व्यवस्था थी वो समाप्त होती है और यहां से किसकी शुरुआत होती है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत यहां से मानी जाती है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या आता है, यानी 1857 की क्रांति की बात आती है। अब 1857 की जो क्रांति है इसमें क्या क्या कार्य इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या क्या है, सबसे पहले 1857 क्रांति जो है कहां हुई थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शासन सत्ता का सदैव एक केंद्र बना रहा। और 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत भी कहां हुई थी, मेरठ शहर से हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था कि कारतूस और जो सुअर के जो कारतूस थे उसमें सुअर और गाय का जो चर्बी थी उसको मिलावट माना जाता था, लेकिन बाद में जो वहां के जवान थे उन्होंने उसको मुंह से काटना पड़ता था, लेकिन मुंह से काटने के कारण इन्होंने मना कर दिया और उसी बात को लेकर क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था। और क्या हुआ था, लेकिन इस आंदोलन की व्यापकता से क्या हुआ था, यह सिद्ध होता है कि इसका मूल कारण अंग्रेजों की हड़प नीति और आर्थिक शोषण था। इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं था कि कारतूस जो है सुअर और गाय की चर्बी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको तो एक माहौल दिया गया था, यानी एक आंदोलन का रूप क्रिएट करने के लिए इसको दिया गया था, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अब मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के सैनिकों ने द्वारा चर्बी वाले कारतूस को क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम इसको नहीं काटेंगे। और 90 में से 85 सैनिकों ने क्या करा था, 9 मई को वर्दी उतारकर जंजीरों में जकड़कर, यानी 90 यानी जब इन्होंने विरोध किया तो उनको क्या कर लिया गया, वहीं पकड़कर उनके जो पैरों में जंजीर डाल दी गई। ये बड़ी दुखदाई थी, है ना। तो भाई देखो, बुरे का अंत तो बुरा होता है, इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश भी क्या हुए, अंत में जो है मुखी खाकर यहाँ देश को छोड़कर जाना पड़ा। अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 10 मई 1857 को जो खुला विद्रोह हुआ वो कहां से हुआ था, यानी मेरठ से हुआ था। 10 मई को कहां से हुआ था, 10 मई से जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। और वो 11 मई को कहां पहुंच गए थे, दिल्ली में पहुंच गए थे। और दिल्ली में पहुंचकर जो था, यानी जो अंतिम हमारे महाराज थे बहादुर शाह द्वितीय को क्या बना दिया था, यानी अपना जो है सम्राट यानी बादशाह मान लिया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब, 11 मई को। और 12 मई को क्या हुआ था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था। लेकिन ये कुछ ही समय तक चल पाया, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां भेज दिया गया था, पेंशन देकर कहां भेज दिया गया था, यानी म्यांमार भेज दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको किडनैप कर लिया गया था कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ था, इनको बाहर भेज दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरठ और दिल्ली घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी, जिसमें 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा क्या होता था, यानी मराठा साम्राज्य में पेशवा सबसे बड़ी शक्ति होती थी। ये बात आप समझना, जो पेशवा होता था वो असली प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करता था। ये बात इंपॉर्टेंट, यानी सर्वशक्ति किसके हाथ में रहती थी, उसी के। और अवध की जो बेगम हजरत महल है उन्होंने क्या काम करा था, अपने पुत्र को क्या कर दिया था, यानी लखनऊ का जो है क्या कर दिया था, यानी ब्रिटिश कादर को अपना घोषित कर दिया था। क्या, यानी जो अवध का राज्य था ब्रिटिश कादर को सौंप दिया था, अवध का नवाब बना दिया था। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब किन ने, यानी कहां कहां किस किसने नेतृत्व किया, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है परीक्षा के लिए, बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो लखनऊ है, लखनऊ में किसने किया था, बेगम हजरत महल, यानी जो इनकी माँ थी, ब्रिटिश कादर की जो माँ थी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कानपुर का कौन किसने किया था, नाना साहब, लेकिन उनके मुख्य संचालक जो थे वो कौन थे, तात्या टोपे थे। ये बात समझ लेना। बरेली में किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में किसने किया था, लियाकत अली खान ने किया था। ये फैजाबाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कालपी को किसने किया था, तात्या टोपे, ठीक है। मथुरा का देवी सिंह और मेरठ का किया था कदम सिंह। ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न सबसे ज्यादा बनने की संभावना रहती है।
आगे क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है संगठनात्मक परिवर्तन। इसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए थे? परिवर्तन काफी आए थे, क्योंकि जब सब क्रांति होगी तो उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिट यानी जो कंपनी के अधीन शासन था। पहले क्या था, हमारा जो ब्रिटिश राज्य का शासन था वो किसके अधीन था, कंपनी के। लेकिन जब क्रांति हुई थी तो सारा जो राज्य था वो किसके दे दिया, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि वहां के जो सम्राट थे उनके हाथ में सारी शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और उन्होंने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में क्या पढ़ा था, यानी दरबार में महारानी की उद्घोषणा हुई कि अब जो है लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अब भारत का शासन जो है एक क्राउन के अधीन रहेगा और भारत का जो संचालन करेंगे भारत मंत्री करेंगे, जिसको सचिव के नाम से जाना जाएगा। और एक लास्ट काम हुआ था कि 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश की क्या कर दिया गया था, अलग करके जो है प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि अब राजधानी कहाँ हो गई थी, यानी दिल्ली को अलग कर दिया गया था और प्रदेश की राजधानी अब कौन सी हो गई थी, इलाहाबाद हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, अब राजधानी हमारी इलाहाबाद हो गई थी। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। और यहां से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये अधिवेशन है, यहां से अभी हमारा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये परिवर्तन ये है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक बार देख लेते हैं क्या है। ये हमारे जो 1885 में जब हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, इसको देख लेते हैं एक बार, कभी कभी परीक्षा प्रश्न बन जाता है। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय यानी उत्तर प्रदेश में किस किस स्थान पर जो है कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज, ये पहले अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करी थी, जो है भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन थे, जॉर्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 1892, ये कहा हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा 1905 इंपॉर्टेंट है, ये कहा हुआ था बनारस में, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हुआ था, आपस में मनमुटाव हो गया था। और प्रिंस ऑफ वेल्स भी जब भारत आ रहे थे तो गरम दल और नरम दल दोनों आपस में बट गए थे। तो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 1916 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में बटे थे और 1916 में ये सब क्या आ गए थे, एक साथ आ गए थे और मुस्लिम लीग भी यहाँ आ गई थी। इसलिए इसको यानी लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ हुआ था, लखनऊ में, और अंबिका चरण मजूमदार कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1925 इंपोर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि कानपुर में सरोजनी नायडू क्या बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 1940 मेरठ में, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किस समय किसने की थी, जेपी कृपलानी ने की थी। ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो एक बार इनको देख लेना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। आगे देख लेते हैं एक बार, यहां से परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या किसने क्या क्या काम किया। वैसे इसका अभी कुछ पार्ट शायद दूसरे पेज में है, पहले वहां देखते हैं। ये इन्होंने शायद ये चेंज हो गया है। चलो इसी को देख लेते हैं, यहां से कुछ अगर बदलाव होगा तो देखते हैं। ये साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बना था 1875 में, और इसको क्या हुआ था 1920 में क्या बना दिया गया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना गया था। और इसकी जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, सर सैयद अहमद खान ने निभाई थी। सर सैयद अहमद खान, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1875 में ये कॉलेज था और 1920 में क्या बन गई थी, एक यूनिवर्सिटी बन गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो। और सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, तहफीज उल अखलाक, ये एक प्रकार की पुस्तक थी, ये 2 पत्रिकाएं निकाली, राजभक्त और मुसलमान। दूसरा यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और ये खिलाफत आंदोलन, जैसे खिलाफत 20 जून 1920 को क्या हुआ था, इलाहाबाद में गांधी जी ने क्या काम करा था, यानी एक खिलाफत कमेटी की बैठक की, जिसमें क्या काम किया था, यानी असहयोग आंदोलन को ही खिलाफत आंदोलन में मिला दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये परीक्षा में बन सकता है। दूसरा है आपका असहयोग आंदोलन, ये परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अभी एक बार इसको देख लेते हैं क्या है ये। यानी ये कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन देख लिया। अब असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1921-22 में क्या, वैसे तो शुरू जो हुआ था वो 1920 में हुआ था, लेकिन 21-22 तक ये पूरे गांव तक फैल गया था। लेकिन इसमें एक काम ऐसा हुआ कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी। 5 फरवरी 19 को एक घटना हुई थी जिसको किस नाम से जाना जाता है बताइए आप। इंपोर्टेंट यानी चोरी, इसको देखो यहाँ लास्ट में ये इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए, यहाँ से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। देखो एक भीड़ में क्या हुआ था, यानी चोरी चोरी नामक एक जगह थी गोरखपुर में, जिसको क्या काम किया था, यानी पुलिस स्टेशन के 22 जवानों को जिंदा जला दिया था। और इस घटना से आहत होकर 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, यानी महात्मा गांधी ने इसको क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। तो अब लेकिन क्या हुआ था, जब चोरा चोरी का घटना हुई तो गांधी जी ने क्या काम करा, इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन कुछ नेता इससे तुष्ट हो गए और उन्होंने क्या काम करा, अलग पार्टी बना दी। कई सारे रुष्ट हो गए थे, जिनमें जो है इंपोर्टेंट कौन थे, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक बार इसको देखो फिर। यानी स्वराज पार्टी क्या है, यानी असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जब वापसी होगी तो 1923 में, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या काम करा, इलाहाबाद में एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ था, यानी 16 जून, जब 16 जून 1985 को चित्तरंजन दास की मृत्यु होगी तो फिर ये जो है एक हल्का हो गया था मामला। और तत्पश्चात क्या हुआ था, यानी मालवीय जी ने और लाला लाजपत राय ने फिर क्या काम करा था, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, यानी पहले स्वराज पार्टी बनी किसके, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब बनी, 1923 में। कहा बनी, इलाहाबाद में बनी। और तत्पश्चात क्या हुआ, यानी तत्पश्चात क्या हुआ था कि एक स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसमें कौन से, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय थे। तो ये इंपोर्टेंट है। कारण क्या था कि 5 फरवरी को घटना होना चोरा चोरी की, और उसके बाद क्या हुआ था, 12 फरवरी को गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लेना। और तभी क्या हुआ, बदलाव हो गया। बहुत सारे जो है लोग रुष्ट हो गए थे गांधी जी से कि ये जब चाहते हैं आंदोलन शुरू कर देते हैं और जब चाहते हैं अपने ही आदेश अनुसार उसको वापस ले लेते हैं। तो बहुत सारे नेता इनसे रुष्ट हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है ये। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, सबसे पहली इंपोर्टेंट बात ये है। तो इसकी जो 6 अप्रैल 1930 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये 78 सत्याग्रह के साथ ये कहां पहुंचे थे, दांडी, दांडी समुद्र तट पर पहुंचे थे। और यहाँ पर जाकर क्या काम किया था इन्होंने, एक कानून बना हुआ था, नमक का कानून, उसको तोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा जो इसमें सत्याग्रही थे वो कहां से थे, उत्तर प्रदेश से थे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी जो शुरुआत करी थी मार्च की, वो कब करी थी, 12 मार्च को इसकी शुरुआत की गई थी। और पहुंचे कब थे, यानी सुबह, सॉरी 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत। यहां पर भी थोड़ा सा डाउट है ये कि 5 अप्रैल में इसको शायद शुरुआत 6 अप्रैल 19, जबकि गांधी ये शायद 12 मार्च डेट है और 6 अप्रैल में ये शायद पहुंचे थे। अगर ये थोड़ा सा कुछ डाउट है तो एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है। आगे है कि कई इसमें जयप्रकाश नारायण और क्या हुआ था, और शास्त्री जी, यानी कौन कौन से शास्त्री जी, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी। और इलाहाबाद में क्या हुआ था, करबंदी आंदोलन छेड़ा में है। और ये बाद में गिरफ्तार हो गए थे। यहाँ से परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता है। लेकिन 1931 में गांधी इरविन समझौता, ये इंपॉर्टेंट है कि 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ये यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह से। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको देख लेते हैं एक बार। क्रांतिकारी ये क्या कह रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को जब ऐसे में वापस ले लिया गया, पहले असहयोग आंदोलन और उसके बाद सविनय आंदोलन, तो क्या हुआ था, ये छोटे छोटे जो क्रांतिकारी हैं इन्होंने क्या काम करे, अपने गुट बनाकर जो है, यानी एक आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी थी। जिसमें क्या था, क्रांतिकारी, सॉरी मैंने आतंकवादी वर्ड गलत बोल दिया, क्रांतिकारी गतिविधियां, क्षमा चाहूंगा। उसके बाद क्या हुआ था, सबसे पहले राष्ट्रवादियों का जो प्रमुख केंद्र था वो था कानपुर में 1924 में। और एक सबसे पहली HRA की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई, HRA की। कब की गई थी, 1924 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय था वो कहां था, कानपुर में था। अब कानपुर में था इसलिए परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसका नाम बाद में बदलकर HRSA कर दिया गया था। बाद में सामाजिक वर्ग इसके साथ जुड़ गया था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है फिर, आगे इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि कुछ क्रांतिकारी इसमें जो है
सम्मिलित थे, कौन कौन थे जिनमें नाम प्रमुख है? सबसे पहला राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर सान्याल जैसे इसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे। और इसके जो सेनापति थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ था? बाद में आगरा को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब 1928 में एसोसिएशन का दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? HRSA। क्या नाम कर दिया गया था? HRSA। कब किया गया था HRSA? यानी 1928 में। यानी पहले कब हुआ था? 1924 में। और उसके बाद नाम कब बदल गया? यानी HRA जो था वो 1924 में और HRSA 1928 में। अब इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को, जो लखनऊ के पास एक क्षेत्र पड़ता है काकोरी, और उसमें क्या काम किया था? सरकारी खजाने को एक ट्रेन लेके जा रही थी जिसमें उसको लूट लिया था, इसलिए इसको काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना गया। लेकिन अभी यानी मोदी जी ने इसका नाम क्या कर दिया गया है? यानी काकोरी एक्शन, यानी इसको क्या षड्यंत्र हटा दिया गया है और काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। तो इसलिए परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई षड्यंत्र नहीं था। क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन कार्यवाही, क्योंकि वो हमारे देश का खजाना था, इसलिए इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में बन सकता है। क्योंकि मोदी जी ने क्या काम किया था? इसका उद्घाटन किया था। और इसमें क्या काम किया? राम प्रसाद बिस्मिल और शफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को क्या दे दी गई थी? इसमें फांसी दे दी गई थी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। यहां से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ये इंपॉर्टेंट है कि 8 अप्रैल 1929 को, ये परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या हुआ था? केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका, जिसका मतलब जो है शोर मचाना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शोर मचाओ जो है यानी जगाना था बहरी सरकार को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है 1930 तक प्राय सभी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी या तो पकड़ लिए गए या गतिविधियों से दूर हटकर छुप गए, और कुछ को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। और फरवरी 1931 से, और डेट याद रख लेना, 27 फरवरी इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में जो है लड़ते हुए कौन हो गए थे? शहीद हो गए थे। कौन? यानी चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931। और जो भगत सिंह थे वो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी उनको। तो ये दोनों ही बात डेट इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आजाद की और ये आपके भगत सिंह की, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आगे इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में दिया आजकल चर्चा में, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वो वाला पार्ट था जो किसान अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि ये कहाँ से क्या आ गया, तो उसको देख लेते एक बार। किसान आंदोलन जो अभी हम देख रहे थे कि ये कहाँ से पेज आ गया। तो सबसे पहले अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों तलुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने के प्रयास में होम रूल लीग। अब होम रूल लीग का मतलब होता है स्वशासन के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या काम किया? किसान आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए। और क्या हुआ था? यानी 1978 में गौरी शंकर मिश्र और ये इंद्र नारायण मिश्री ने क्या हुआ था और तथा मालवीय जी के उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा रामचंद्रन ने क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, ये भी बात समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आगे क्या कह रहे हैं ये? आगे कह रहे हैं कि बाबा रामचंद्र ने 1920 के हुआ था एक आंदोलन की बागडोर संभाली और स्वयं जो है क्या हुआ था? एक अधिवेशन भी हुआ था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? यानी बाबा रामचंद्र ने अक्टूबर 1920 को कहा अवध किसान सभा का गठन भी किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की भी एक वो हुई थी, जो है एक संगठन नाम की एक अधिवेशन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान सभा आंदोलन ये परीक्षा के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो परीक्षा में है 1937 का, यानी ये इंपॉर्टेंट है 1937 का जो प्रांतीय मंत्रिमंडल है, यहाँ उत्तर प्रदेश से जो है प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज ये जो स्वामी सहजानंद है, इनके प्रयासों से लखनऊ में एक 1936 में क्या हुआ था? यानी क्या हुआ था? भारतीय किसान सम्मेलन हुआ था अखिल स्तर पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है किसान जो है चर्चा में है। तो एनजी रंगा थे और स्वामी सहजानंद
अखिल भारतीय स्तर पर एक आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1936 में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ हुआ था? लखनऊ में अखिल स्तर का था, हुआ कब था? 1936 में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1937 के प्रांतीय विधानमंडल, यानी 1937 के अंदर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे प्रत्येक राज्य में, तो वहां से प्रश्न आता है। और किसके दिन हुए थे? 1935 के दिन हुए थे। लेकिन हुआ क्या क्या था उसको देख लेते एक बार, भाई क्या क्या हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। अब कांग्रेस को कहां का पूर्ण बहुमत मिला? यानी कांग्रेस को 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, ये समझ लेना, 6 में। और +3 में क्या बनाई थी? यानी मिलीजुली सरकार बनाई थी। यानी कुल कितने मिला था? 9 में, ये समझ लेना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गलत वर्ड है, मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत बने थे। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। कब बने थे? 1937 में। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक अधिवेशन हुआ, जिसको किस नाम से जाना गया? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो किसके लिए? यानी अंग्रेजों के लिए वर्ड दिया गया भारत छोड़ो। और उसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, करो या मरो का नारा, ये। और बाद में क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ही क्या हुआ था? एक महत्वपूर्ण जो नेता थे कांग्रेस से, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था, ये भी पूछा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा जाता है? इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा जाता है। और यहाँ से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या है इंपॉर्टेंट है भाई। ये भाई क्या इसमें दिक्कत है भाई, ठीक है, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन बात कर रहा है, यहाँ से हमें कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपकी ये बात, ये देख लेते हैं। 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल में, ये इंपॉर्टेंट है। यानी 16 अगस्त को बलिया जेल में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 6 अगस्त 1942 को बलिया जेल में आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक स्थानीय नेता चित्तू पांडे के द्वारा एक अस्थायी सरकार की गठन किया था। इसलिए पूछा जाता है कि सबसे पहले अस्थायी सरकार किसने बनाई थी? तो चित्तू पांडे ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? बलिया में, ये बात समझ लेना। और प्रदेश के रूप में परिवर्तन है, ये सारी चीजें हम राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में पढ़ेंगे। यहाँ से जो परीक्षा से संबंधित जो बात थी वो हमने इतिहास से रिलेटेड कर ली है। अब जो आगे की हमारी क्लास रहेगी वो, यानी जो इतिहास में हमारे प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्या काम किया है, इतिहास में प्रमुख योगदान दिया है, जिनका आज भी हम उनके नाम को याद करते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में उनको संजोए रखा है, तो उनको पढ़ेंगे। यानी जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा होगा। तो क्योंकि पहले इतिहास को कंप्लीट करना जरूरी है। तो दोस्तों अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ बदलाव करना है तो ऐसे आप फीडबैक हमें कोई कमेंट करके दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अंत तक बने रहते हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।